तो नमस्कार दोस्तों। मैं जो है एक और वीडियो जो है वो आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। और आज की वीडियो जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बेसिकली बात करता है डीपीएसपी के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली मैं सबसे पहले जो है आपको क्लियर कर दूं कि डीपीएसपी जो है वो क्या होता है। देखिए डीपीएसपी आप ये मान सकते हैं कि जो स्टेट होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं वो डीपीएसपी को जो है फॉलो करके या डीपीएसपी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ही जो है वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, जिसमें कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। तो चलिए आप सभी को जो है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म जो है वो हमने जो है वो अभी आपसे डिस्कस कर ली थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब जो है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैं जो है डीपीएसपी में जो आपको जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा, बेसिकली डीपीएसपी में जो है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम कवर करेंगे। बेसिकली डीपीएसपी में जो है ये आर्टिकल्स जो है 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है वो कवर हो रखे हैं। और अब जो है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ वीडियो में। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जब वोट देते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो जब आप वोट देते हैं तो सबसे पहले जो है आप कैंडिडेट का क्या देखते हैं। आप सबसे पहले कैंडिडेट की जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सबसे पहले जो है वो देखते हैं। दूसरे नंबर पे जो है आप सबसे जो है देखते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी कैंडिडेट की, जिस जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा है फॉर एन इलेक्शन। तो उसमें जो है क्या देखते हैं, पहले तो सबसे पहले मैंने अभी बात करी एजुकेशन के बारे में, उसके बाद जो है आप देखते हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। फिर जो थर्ड नंबर पे चीज़ आती है वो आती है बेसिकली उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, कि उसका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो कैसा रहा है। और जो सबसे लास्ट में आप जो देखते हैं वो है पार्टी का मैनिफेस्टो। वैसे बेसिकली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जब चुनाव होते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कैंडिडेट होता है किसी भी पार्टी का, वो अपना इंडिविजुअल जो है वो मैनिफेस्टो भी जो है वो रिलीज़ करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो नेशनल पार्टी या जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं उनका अपना जो है वो पूरा जो है स्टेट या फिर पूरे सेंट्रल लेवल पे भी जो है वो एक आप कह सकते हो मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज़ होता है। तो बेसिकली मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो होता है बेसिकली वादे, यानी कि जिसमें कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं या जो पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी जो है और जो कैंडिडेट है वो अपना अपना जो है बताते हैं कि हम अगर आप जो है वो हमको रूलिंग पार्टी में लाएंगे, या अगर आप जो है वो हमको जिताएंगे इन चुनावों में, तो हम जो है आपके वादों पर खरे उतरेंगे। और ये जो है ये सारे के सारे जो वादे हैं इन सबको जो है वो हम पूरा करेंगे जो हम अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो चुनाव के जो वादे होते हैं, जो कोई भी कैंडिडेट करता है या फिर कोई भी जो है आप पार्टी कह सकते हो, कि कोई भी पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज़ करती है, तो उसमें जो भी वादे जो है पार्टी करती है, तो वो जो है उसके लिए कहीं ना कहीं बाध्य नहीं होती है कि मतलब जो है अगर उन्होंने वादे करे हैं तो वो पूरा ही करेंगे। तो इसके लिए जो है कहीं ऐसा जो है वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि अगर उन्होंने वो वादे पूरे नहीं करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं वो पार्टी या फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट पर जो है जो जीता है उस पर केस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, आज से 6 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ में जो है वो चुनाव हुए थे। तो उस समय क्या हुआ था, जो वहाँ की अजीत पार्टी है उन्होंने क्या करा था कि जो मैनिफेस्टो है वो अपना एक स्टैम्प पेपर में जो है वो बनवा लिया था, उसे रजिस्टर करवा लिया था, ताकि उसमें जो है उन्होंने ये भी वादा करा था कि अगर जो है आप लोग हमको चुनाव में जिताते हैं, तो अगर हम उसके बाद ये सारे के सारे काम अगर हम नहीं पूरे कर पाते हैं तो आप जो है वो हमें
सू कर सकते हो, यानी कि आप जो है हमारे ऊपर मुकदमा कर सकते हो कोर्ट में जाकर। तो बेसिकली डीपीएसपी जो है वो बेसिकली एनफोर्स नहीं होता है डायरेक्टली बाय द कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपी के अगेंस्ट में कि जो है इन्होंने हमसे वादे करे थे और पूरे नहीं करे। तो डीपीएसपी के लिए जो है वो कोर्ट एनफोर्स नहीं होता है, कोर्ट एनफोर्स नहीं करता डीपीएसपी को। तो जैसे कि मैंने अभी आपको 6 साल पहले की जो है वो बात बताई, तो इसमें मैंने बताया कि उन्होंने जो है, जो जीत पार्टी थी वहाँ की, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो बेसिकली इसमें रजिस्टर करवा लिया था स्टैम्प पेपर पर, जैसा कि मैंने अभी जो है वो आप सभी को बताया। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो डीपीएसपी होता है वो हमने जो लिया है, वो हमने बेसिकली लिया है आयरिश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने अपना जो है वो डीपीएसपी का जो है वो लिया है। और बेसिकली क्या होता है कि जो अगर हम अपना जो है, अगर हम प्रीएम्बल को अगर हम कहें कि कॉन्साइज करें, तो उसको बेसिकली कॉन्साइज करने के बाद जो है बेसिकली मेनली जो है वो 3 गोल्स जो हैं वो ये फॉलो करता है। डीपीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं इन 3 गोल्स को फॉलो करने में जो है वो सबसे पहले उसका जो है मेन प्रायोरिटी यही रहती है। और वो जो 3 गोल्स हैं वो बेसिकली कौन से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो बेसिकली हैं, देखिए 3 गोल जो हैं वो हैं बेसिकली इसमें सोशल, और फिर आता है आपका इकोनॉमिक, और साथ ही साथ आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो इसको अचीव करने में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखते हैं, जो कि डीपीएसपी के 3 गोल्स हैं। फिर जो है मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो गोल्स हैं इनको अचीव करने की जिम्मेदारी जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों पर टिकी होती है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल, एक सेकंड में स्पेलिंग, हाँ जी, फंडामेंटल जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की होती है, और दूसरा जो है वो होती है हमारे डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो है वो जिम्मेदारी होती है इन तीनों गोल्स को पूरा करना। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे जो है इसमें हमारा जो अगला है पॉइंट, वो बेसिकली क्या होने वाला है कि सबसे पहले मैं बात करूँगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और डीपीएसपी के बीच में जो है वो क्या आप कह सकते हो कि क्या जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिकली दे आर नेगेटिव राइट्स आप कह सकते हो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं दे आर नेगेटिव राइट्स, ठीक है। और जो बेसिकली ये नेगेटिव राइट्स होते हैं। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भी बोलते हैं कि अगर हमको जस्टिस अचीव करना है तो हमको ये सब नहीं करना है। जैसे कि क्या नहीं करना होता, वो हमको इनइक्वालिटी नहीं करनी है, और जो है वो हमें आर्बिट्रेरीनेस जो है उसको भी जो है नहीं करना है। तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट जो है नेगेटिव राइट्स होते हैं, और इसका जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि हमें किसी के साथ भी इनइक्वालिटी नहीं करनी है, और आर्बिट्रेरीनेस को जो है वो हमको फॉलो जो है वो नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ डीपीएसपी जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। डीपीएसपी जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो दे आर पॉजिटिव राइट्स, ठीक है, वो पॉजिटिव राइट्स होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि जस्टिस अचीव करने के लिए हमें
सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी कि जैसे कि आप कह सकते हो कि साम दाम दंड भेद, बेसिकली डीपीएसपी का जो है मतलब यही है कि हमको जस्टिस अचीव करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े हम वो करेंगे। अब देखिए सेकंड थिंग जो है वो फंडामेंटल जो राइट्स है उसकी ये होती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहीं ना कहीं बेसिकली जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो कंसर्न होता है फंडामेंटल राइट्स का वो बहुत ज़्यादा होता है पॉलिटिकल जस्टिस से रिलेटेड। तो जो है आप जो है जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो फंडामेंटल राइट जो है वो कहीं ना कहीं जो है यही जो है वो बोलता है कि इसको फॉलो करने के लिए बेसिकली जो हमारा ये होता है, आप कह सकते हो कि जो हमारा ये होता है फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिकली दे आर मोर कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल राइट्स। तो मैं लिख देता हूँ मोर कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और जो है साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ डीपीएसपी का जो कंसर्न होता है वो बेसिकली होता है डीपीएसपी कंसर्न इज रिगार्डिंग बेसिकली सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में जो है वो होता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सभी को जो है ये बेसिकली मेरी पहली वीडियो है जिस तरीके से जो है मैं आप सभी को नोट्स बना के जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग जब पेपरों के लिए अपने लिए पढ़ें, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पेपर होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इन नोट्स से काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेट कर पाएंगे, और आपके लिए नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और कहीं ना कहीं इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्प करवाएंगे। तो चलिए अब जो है मैं आपको नेक्स्ट आगे लेके चलता हूँ। और फंडामेंटल राइट जो है एक और चीज़ कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली जस्टिसेबल राइट्स होते हैं, और ये जो है वो बहुत आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल राइट्स, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जस्टिसेबल राइट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये वो राइट्स होते हैं बेसिकली जस्टिसेबल राइट्स आर दोज राइट्स जो कि बताते हैं कि जिस जो कोर्ट सेटल जो है यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है वो सेटल करे जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्टेट फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो जो है कोर्ट के द्वारा जो है उसको उन राइट मतलब स्टेट जो है कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर पास करेगी, जजमेंट पास करेगी, और स्टेट से कहेगी कि आप जो है एनफोर्स करें फंडामेंटल राइट्स, ताकि किसी के फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ठेस ना पहुंचे, किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेटेड ना हो। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ जस्टिसेबल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी आहत होता है, किसी भी आपके फंडामेंटल राइट को ठेस पहुंचती है, तो आप जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट से जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हत्या हो रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो हमको जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलवाने की कृपया करें। तो इसका जो है बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि डीपीएसपी जो है वो बेसिकली नॉन जस्टिसेबल है, जो है वो बेसिकली नॉन जस्टिसेबल जो है वो कहीं ना कहीं है। और वो बेसिकली नॉन जस्टिसेबल इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है इलेक्शन में करे गए वादे या मैनिफेस्टो में लिखे गए जो उनके वादे होते हैं अगर वो पूरे नहीं करता है तो भी आप जो है
उनको सू या उनकी पार्टी को सू नहीं कर सकती कि आपने जो वादे करे थे वो आपने पूरे नहीं करे। तो इसमें मैं आपको लिख देता हूँ DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमें जो है ये पता चलता है कि DPSP जो है बेसिकली DPSP की जो रिस्पेक्ट है वो स्टेट अगर नहीं करता है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अब जो है इसमें पढ़ना है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो अब मैं आपको बताने जाता हूँ कि और जो है हमें ये पता चलता है कि ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स क्यों हैं, वो हमें पता चलता है बेसिकली आर्टिकल 37 में। यस, आर्टिकल 37 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये लिखा हुआ है कि इसके बारे में कि DPSP जो है वो नॉन जस्टिसेबल क्यों है। और अब जो है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और वो है ये कि 36 की जो डेफिनेशन है, बेसिकली जो 36 का जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है, और वो ये कहता है 36 का जो डेफिनेशन क्लॉज है वो ये कहता है, और उसमें जो है उसने ये भी कहा है कि जो आर्टिकल 12 है बेसिकली उसके साथ जो है वो रिलेट करता है, उसके साथ जो है वो डिफ़ाइन करता है। डिफ़ाइन द, देखिए आप देख सकते हैं आर्टिकल 36 के बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि डिफ़ाइन द टर्म स्टेट एज़ पर आर्टिकल 12। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 12 के ऊपर जो है वो मैं एक पूरी वीडियो जो है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सभी को मैं आर्टिकल 12 भी जो है वो ब्रीफली पढ़ा सकूँ। तो ये आर्टिकल 12 से जो है कहीं ना कहीं रिलेट करता है आर्टिकल 36 का जो डेफिनेशन क्लॉज है, और ये जो है ये बेसिकली पार्ट 4 में भी एप्लीकेबल होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसके ऊपर भी जो है मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं आर्टिकल 37 की ओर। तो बेसिकली आर्टिकल 37 क्या कहता है, states that the DPSP are not enforceable by any court but are fundamental in governance। यानी कि DPSP कोर्ट से जो है वो एनफोर्स नहीं करवा सकते आप, लेकिन अगर सरकार को दोबारा जब चुनाव होंगे, दोबारा से अगर रूलिंग पार्टी बनना है, तो उनको कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन जो है वो पब्लिक ओपिनियन की बात माननी पड़ेगी अगर उनको दोबारा से रूलिंग पार्टी में जो है आना है। तो इसमें क्या है कि DPSP बताता है कि एक तो ये एनफोर्सेबल राइट्स नहीं है, दूसरा जो है आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली ये समझ रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और DPSP बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। DPSP जो राइट्स हैं बेसिकली इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने ये बता दिया कि नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आप इनको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकते। दूसरा जो है बेसिकली वो ये है, वो ये कहता है कि हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए DPSP आर द फंडामेंटल सोर्स। ये देखिए आप लाइन पढ़ सकते हैं कि DPSP जो है वो बेसिकली आपको जो है मैं बता देता हूँ, DPSP आर द फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये जो लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि DPSP आर द फंडामेंटल सोर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल सॉरी इसमें जो है एक थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा रह गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि स्टेट को अगर कोई भी लॉ बनाना है, अगर स्टेट को कोई भी लॉ बनाना है तो उससे पहले DPSP को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना DPSP के जो है वो आप लॉ ऐसे इनेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं आपको जो है पब्लिक ओपिनियन को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आप जो है कानून बना सकते हैं। अब जो है वो हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो इसमें जो है अब हम बात करेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो, अब जो है वो हम गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो टिकी होती है। देखिए आप सभी को पता है वो टिकी होती है कहीं ना कहीं अपने पॉपुलर वोट के चक्कर में, और अगर वो अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगी तो जो है
वो आगे हो सकता है आने वाले टाइम में पब्लिक के द्वारा नहीं चुनी जाए और वो हार जाए। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेट है कि अगर सरकार को बने रहना है अपने पद पर और दोबारा चुनाव जीत कर आना है, तो उसके लिए जो है उनको डीपीएसपी फॉलो करना पड़ेगा। और पब्लिक को साथ लेकर ही अगर आप चलोगे तभी जो है आप दोबारा कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हो। और जो है मैं अब आपको आगे जो है एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस गवर्नमेंट जो है अब सभी गवर्नमेंट को जो है ये सब चीज़ें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं जो है सरकार में बने रहने के लिए। तो देखिए मैं आपको अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय देश इतना स्ट्रांग नहीं था कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जा सके। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो है देश वो इतना स्ट्रांग कंडीशन में नहीं था कि हम जो है राइट टू एजुकेशन को जो है अपना जो है फंडामेंटल राइट बना सके। लेकिन उसमें जो भी इम्पोर्टेंट उस समय लगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार बन सकते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बन सकते हैं, वो सरकार ने उस समय देने की जो है वो कोशिश करी बहुत अच्छे तरीके से। और जो है कुछ ऐसे राइट्स थे जिनको सरकार ने इस उसके ले रख रखा था कि जब हमारा स्ट्रांग होगी जो है कंडीशन देश की, हमारी कंट्री की, हमारे इंडिया की, तो तब जो है वो जो है तब हम उनको जो है फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित कर देंगे। तो जैसे ही हमारा जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ देश आज़ादी के बाद, थोड़े समय के बाद, तो तब जो है वो इसको जो है इंसर्ट कर लिया गया राइट टू एजुकेशन को। आर्टिकल 45 में जो है वो इंसर्ट कर लिया गया 86th अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली। हाँ, तो हमने जो है वो आर्टिकल 45 को जो है वो इंसर्ट कर लिया 86th अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब जो है मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ, इसमें आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। पर जो है ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो है इन आर्टिकल्स के जो कंटेंट और प्रिंसिपल को आप देख सकते हैं, वो बेसिकली ये है कि जो इनका कंटेंट है और प्रिंसिपल है वो बेसिकली 3 जो है कैटेगरीज में घिरा हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए वो जो 3 जो कैटेगरीज हैं वो बेसिकली सोशलिस्टिक है, गांधीयन है और लिबरल है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये तीनों जो है कैटेगरी है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल, इसमें जो है सोशलिस्टिक में जो है वो फॉल करते हैं आर्टिकल्स 38 और आपका 39, ठीक है, और 39A, और फिर आपके 41 डायरेक्टली, फिर उसके बाद 42, देन 43, 43A एंड देन 47। ये सारे के सारे आर्टिकल जो है ये सोशलिस्टिक जो है उसमें फॉल करते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सोशलिस्टिक बेसिकली क्या होता है। इनके अंदर आते हैं, ये कहते हैं कि हमें जो है वो सोशल वेलफेयर स्टेट को जो है वो डेवलप करना है। हमें सोशल वेलफेयर स्टेट जो है वो हमने इस्टेब्लिश करना है जिसमें कि इक्वल पे मिले फॉर इक्वल वर्क, और जो है एडिक्वेट लाइफ जो है वो सभी को लाइवलीहुड मिले। और इसमें कुछ जो है वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए लेजिस्लेशन भी जो है वो बनाए गए हैं इन सोशलिस्टिक उसमें। तो उसमें आर्टिकल 39 बोलता है कि वही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर बताया था। और इसमें जो है वो बोलता है कि लैंड सीलिंग एक्ट एक तो वो आता है, और इसमें एक जो है वो इनेक्ट करा गया था बैंक नेशनलाइज एक्ट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। 42 जो है इसमें बेसिकली जो हमारा ये वाला आर्टिकल है 42, वो बताता है मैटरनिटी
बेनिफिट के बारे में, यानी कि आर्टिकल 42 बताता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो भी लागू हुआ था बेसिकली। तो ये सब जो है ये इस 3 कैटेगरी का जो है, फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हमने बात करी, सोशलिस्टिक के बारे में। अब हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें कि वो बताता है कि ये बेसिकली जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो स्टार्ट हुआ था आर्टिकल 40 से, और इसमें जो है वो बताता है कि गांधी जी के विजन को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये सब जो है करा गया था। ये जो बेसिकली जो गांधीयन ये प्रिंसिपल है वो गांधी जी की पॉलिसीज़ को और गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए है। तो इसमें जो है आता है 40, आर्टिकल 43 जो है वो भी आता है, आर्टिकल 43 बी आता है इसमें। बेसिकली आर्टिकल 43 बी आई थिंक सो इसमें छूट गया है, कोई नहीं, आर्टिकल 43 बी भी आता है। देन आर्टिकल 46 आता है, आर्टिकल 47 आता है और आर्टिकल 48 आता है। तो इसमें जो है डीपीएसपी जो है इस आता है आर्टिकल 43 के अंडर में इसमें, और वो कहता है कि प्रमोशन होगा जो है, आप कह सकते हो कि कॉटन इंडस्ट्री का जो है वो प्रमोशन होगा इसमें। और जो है उन्होंने उसमें जो है मिनिमम वेजेस के बारे में भी जो है आर्टिकल 43 में बताया गया है कि मिनिमम वेजेस जो है, ये आप देख सकते हैं, लिविंग वेजेस जो प्रमोट्स लिविंग वेजेस, यानी कि वो जो है मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो है वो आर्टिकल 43 के अंडर जो है वो बनाया गया था, वो इसमें कवर होता है। 48 जो है इसमें आर्टिकल 48 वो बताता है कि स्लॉटर ऑफ काउज के बारे में, वो जो है आर्टिकल 48 के अंदर जो है वो आता है। तो अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में, कि लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। बेसिकली लिबरल प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो लिबरल आइडियाज़ को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 44, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करना इंडिया में, वो 45। फिर आता है आर्टिकल 48, देन कम्स आर्टिकल 48A, देन 49 ऑल्सो कम्स अंडर दिस। फिर आता है 50 एंड देन आता है 51। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो आते हैं लिबरल प्रिंसिपल के अंडर में। 48 में ए में जो है 48 आप कह सकते हो जो मेन इनमें है वो है 48A में, जैसे कि उसमें बताया कि 48A में जो है वो वाटर पॉल्यूशन एक्ट और जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है वो लागू करा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है 48A में जो है मैं लिख देता हूँ, वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो है वो इसी में है। फिर है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी इसी में है। और जो है इसमें मेन जो है वो 51 आर्टिकल में है, उसमें बताया गया है इंटरनेशनल जो है आप कह सकते हो इंटरनेशनल पीस के बारे में। हाँ जी, इंटरनेशनल पीस जो है वो बेसिकली उसके बारे में बताया गया है। ये रहा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की जो है वो ये बात करता है। ठीक है, ये रहा इसमें। तो अब जो है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें वीडियो में। तो ये जो है बेसिकली अब मैं आगे क्या लेके चलूँगा, बेसिकली मैं आपको लेके चलूँगा कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में अब हम डायरेक्टली जो है वो आ जाते हैं, और ये रहा कंक्लूजन हमारा, जिसमें कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीपीएसपी जो है वो बेसिकली वाइटल रोल जो है प्ले करता है प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट में इंडिया की। नॉन जस्टिसिएबल है और पॉलिसीज़ को गाइड करता है, गवर्नमेंट जो होती है उनके गवर्नेंस को गाइड करता है कि आप किस तरीके की जो है वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं। और मैनी पॉलिसीज़ एंड लॉज रिफ्लेक्ट डीपीएसपी इन प्रैक्टिस। जब जो है पॉलिसीज़ और लॉज बनते हैं उसमें जो है डीपीएसपी का जो रोल है और डीपीएसपी की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो है कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलती हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो है वो बेहद पसंद आई होगी। आज जो ये मेरी पहली वीडियो है
तो थोड़ा बहुत जो मिस्टेक हुई हैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो मैं लाता रहूँगा, और भी जो है वो मेहनत करूँगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के जो है वो एंड सेम एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जिन जिन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसे शायद मेरी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। और जो है मैं शायद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो मैं आर्टिकल 12 के ऊपर बनाऊँगा। तो चलिए फिर जो है मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल बताना। और जो है जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।